बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम के हम जो हिस्से हैं, खासतौर पे सेगमेंट्स हैं, उसमें आज के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक अफसोसनाक खबर जो कि बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के ज़राए से इसके बारे में पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये खबर आ रही है कि जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं उनको हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया है। और बैरूत में ख़ास तौर पर एक एयर स्ट्राइक गुज़श्ता रात की गई जिसके अंदर ये क्लेम किया जा रहा था इसराइल की जानिब से कि उनको शहीद किया गया। एक ऐसी इमारत के अंदर 14 मंजिला इमारत है जिसके नीचे उनके बंकर के अंदर वो मौजूद है अपनी साहबजादी के साथ, जिसमें दोनों के शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। बात ये आती है कि ये मामला जो एक मसला है ये कहाँ तक बढ़ जाएगा, जिसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जो नेतन्याहू साहब तकरीर करने गए यूएन में उंगा की स्पीच के लिए, तो बहुत सारे बशमूल पाकिस्तान के बहुत सारे जो वफूद आए हुए थे उन्होंने वॉकआउट किया एहतजाजन। लेकिन वहां पर जो उन्होंने तकरीर की उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर ईरान को धमकी दी और उन्होंने कहा कि जब तक ये हमास या फिर हिज़्बुल्लाह हथियार नहीं डालेंगे जंग बंद नहीं हो सकती। पूरी दुनिया इसके ऊपर जोर डाल रही थी इसराइल के ऊपर और इसको मामलात को तय करने की, जंग बंदी की बात कर रही थी। लेकिन जंग बढ़ती नजर आ रही है इस वाक़े के बाद। और मुतवातिर अगर हम देखें तवातुर से जो वाक़यात हुए, इस्माइल हानिया की शहादत की बात की जाए, ईरानी सदर की तक की शहादत को जो मशकूक समझा जा रहा है, उसके अलावा उनके पासदाराने इनकलाब के जो रहनुमा, उनके सीनियर लीडरशिप जो थी, उनके जर्नल्स जो थे, उनको जिस तरह टारगेट किया गया, जिसमें अमेरिका भी कुछ उसमें मामलात में शामिल रहा, कभी उसके हवाले से वो इनकारी रहा। लेकिन अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई कौन किसके साथ है और कौन कहाँ खड़ा है। तो क्या ये जंग का दायरा बढ़ता नजर आएगा? क्या ये जंग अब रुकती नजर नहीं आ रही? ईरान का इसके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है कि इसका जवाब आएगा, किस नौयत का आएगा, या जैसे माजी में उनके जवाब होते रहे या फिर वो रिटेलिएट करते रहे, किस तरह रिटेलिएट किया उन्होंने, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलो। स्काइप पे हमें ज्वाइन करें अब्दुल्ला गुल साहब और अजमल वजीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपको कहता हूं क्योंकि जवानाने पाकिस्तान के आप सरबराह भी हैं और आपका एक खास तौर पर इस हवाले से बड़ा गहरा नौजवानों का जोश और जज्बा अगर हम देखें ऐसे मामलात के हवाले से और ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से, हमने काफ़ी चीज़ें नोट की हैं कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर इसराइल को हवाले से ज़रा सी भी बात की जाए तो एकदम खून जोश मारता है। ये वाक़यात आपको कहाँ ले जाते हुए नज़र आते हैं? जंग कहाँ तक आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है सबसे पहले मैं ताज़ियत पेश करूँगा और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हसन नसरुल्लाह जो हैं वो पहले शहीद नहीं हैं इस हक़ को बातिल के मार्के में, और ना ये आखिरी शहीद है। लेकिन आपने बिल्कुल अपने बयानिए में वो जो अंदेशे थे उनका आपने बड़ा बरमला जिक्र कर दिया। मैं ज़रा इसको मज़ीद एलैबोरेट कर दूँ कि इसके अंदर तो कोई शक व शुबा नहीं रही कि जाके चाहे वो प्रेसिडेंट हसन जो इब्राहिम रईसी हों, या वो कासिम सुलेमानी साहब हों, या वो इस्माइल हनिया हों, या फिर वो हसन नसरुल्लाह हों, इन सब के जो मामलात के पीछे कहीं ना कहीं जो काली भेड़ें हैं जो अंदर ही सफ़ों के अंदर मौजूद हैं, अब उसके अंदर तो कोई शक व शुबा नहीं रहा कि वही काली भेड़ें हैं जो ये तमाम इतलात देती हैं। क्योंकि ये वो तमाम शख्सियात थी जिनके लिए बहुत ही हाई वैल्यूड ये टारगेट समझे जाते थे, और जब ये किसी भी जगह जाते थे तो जाहिर ही बात है कि इनकी सिक्योरिटी का सिर्फ चंद जो लोग थे उन्हीं को इल्म था। और उन चंद लोगों का जब खुरा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है। बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रीच में तो कोई एक अभी रत्ती भर जो है वो गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन जो चिप्स डाली गई, ये एक खास चिप होती है, आप तो जानते हैं, लेकिन नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, जीपीएस ऑपरेटेड डिवाइसेस होती हैं, चिप्स होती हैं। हाँ, वो डाल दी जाती है और उससे जरिए जो बंकर बस्टर्स हैं जो कि अमेरिका ने फराम किए हैं, खसूसी मिसाइल और इसी तरीके से हेल फायर मिसाइल जो हैं जो अमेरिका के ड्रोन के जरिए इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर ये चिप इस्तेमाल होती है। तो चिप तो डालनी पड़ती है। जब चिप डालेंगे, मैंने वो चिप क्योंकि देखी भी है, आपने भी देखी होगी, वो चिप जब डालते हैं तो फिर वो रॉकेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहीं आके हमला करता है। इसके अंदर उसने एक तो बता दिया कि हम आलमी कवानीन और आलमी दुनिया को कुछ समझते ही नहीं है, हम हर जगह टारगेट करेंगे, लबनान के हर जगह को टारगेट करेंगे, और मालूम भी करते आए हैं ना इंसानियत ना आलमी कवानीन जो है उनको हम उनकी परवाह करते हैं, उनको जूते की नोक पे रखते हैं, दूसरे लफ्जों में। अब मजे की बात इसके अंदर यह है कि रात जिस फोरम से बात कर रहे थे वो आलमी अमन के लिए बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन।
अब यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होके एक तरफ वो लेबनान के ऊपर हमले करवा रहे हैं, एक तरफ खित्ते के अंदर जो है वो लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, इंसानियत जो है वो शर्मसार है। गजा के अंदर मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इंसानियत का फोरम जो है उसके ऊपर ये ड्रामाबाजी चल रही है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुस्लिम दुनिया के जो लोग हैं, जो खासतौर पर मशरिक के वस्ता के लोग हैं, उनको और उनके लीडर्स और उनके अस्करी सरबराहान को ये सोचना पड़े कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या ये जंग यहाँ रुक रही है। आपको याद है आपके साथ शुरू में ये बात की थी कि ये जंग ना जल्दी रुकेगी और ये खित्ते के अंदर फैलेगी। इसराइल की भी यही ख्वाहिश है कि ये जंग फैले, ताकि वहां से जहां से उसको खतरे हैं, बिलखसूस ईरान से, यमन से, इराक से, सीरिया से, लेबनान से, उनके ऊपर वो अपने इत्तेहादियों के जरिए हमला कर सकते। अभी बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो तो इंसानियत के दुश्मन है वो सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब देखिए, उसमें हमने बात की कि जो पोरस के हाथी आपकी सफ़ों में मौजूद हैं, हमें सबसे पहले उनको ढूंढना होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो मुतवातिर ईरान को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि चाहे यमनी हुसी बागियों की बात की जाए, हमास की बात की जाए, हिजबुल्लाह की बात की जाए, पीछे तो बात की जाती है ईरान के हवाले से। और बराह रास्त हम देखें तो नेतन्याहू ने ईरान को धमकी भी दी है और इसके हवाले से बात यही नजर आती है कि अगर दो बदू लड़ाई शुरू हो जाती है तो ये जंग इस खित्ते से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलती नजर आएगी। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जंग जो है वहाँ इलाकाई जो जहादी कुव्वतें हैं, जो डिफरेंट स्प्लिंटर ग्रुप हैं, आईएस है, आईएसएल है, आईएसआईएस है, इसी तरीके से दाइश है, और आपके सामने जो जहाद इस्लामी है और दीगर ग्रुप्स हैं, उनको इकट्ठा कर रही है, नंबर वन। नंबर टू ये कि इससे जो अरब दुनिया है बिलखसूस, उसके अंदर नौजवान नस्ल जो है वो बगावत करती नजर आ रही है, सियासी तौर पर जो है बेचैनी बढ़ जाएगी। तीसरी तरफ बूट्स ऑन ग्राउंड की बात है। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे जैसे कि वो लेबनान में चाह रहे हैं, तो बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसके अंदर जो ये जंग है ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर इख्तियार कर जाएगी। और गुरिल्ला वॉरफेयर वही जैसे अफगानिस्तान में हमने विटनेस की कि उसमें वक्त लग गया, 20 साल गुजर गए, लेकिन उस जंग के अंदर शिकस्त जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को हुई। इसी तरह से सोवियत यूनियन के अंदर सोवियत यूनियन को हुई और वो रूस जो है उसके टुकड़े हुए। अब मसला यहाँ ये है कि ये जंग जो है पेशेंस भी मांगेगी, लेकिन ये जो शहादतें यक के बाद दीगरें हुई हैं, इसके अंदर हमास और हिजबुल्लाह के जो लीडरशिप है उनका अचानक चले जाना यकीनन ये एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है उसके अंदर भी, और ये एक बहुत बड़ा धचका भी है। जी, मैं अजमल वजीर साहब की तरफ जाऊंगा, अब्दुल्ला साहब। और अजमल वजीर साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त दुनिया की जो तनाजुर में हम देख रहे हैं इस वक्त हालात और गल्फ के हवाले से जो सूरत हाल है, ये वाकयात इस जंग को कहाँ लेते जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इसमें आसिम जब से ये शुरू हुआ है, अगर आप देखें जो 7 अक्टूबर के बाद से गजा वाला जो इंसिडेंट था, जो ये जो शुरू हुआ है, और जितना जुल्म, और मेरे ख्याल में जुल्म के नाम से बहुत आगे बात जा चुकी है, बर्बरियत। और उस बर्बरियत में आप जब इसकी बात करते हैं, जो इसराइली प्रेसिडेंट है वहाँ पे जब ये आ जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में, अब ये दुनिया का आप डबल स्टैंडर्ड तो छोड़ दे, मतलब है कि ये इतनी बड़ी लानत है कि उसको वहाँ पे आपके यूनाइटेड नेशन में उसको तकरीर का मौका दिया जाता है और उसको कहते हैं कि जी आप वो करें कि आप तकरीर करें। मतलब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि अमेरिका और यूरोप और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे भयानक चेहरा कोई और हो ही नहीं सकता। जो ये आए रोज़ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और लोगों के इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वहाँ पे इनकी वो जो नैरेटिव है इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तीसरी चीज़ें, उसके ऊपर तो पानी फिर गया। ये जो अभी यूनाइटेड नेशन में उसको तकरीर का मौका दिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे मुसलमान ममालिक है, इनका इस हवाले से चुप रहना, और ये जो ख़ास कर हमारे जो जिस तरह अब्दुल्ला ने बात की है, मशरिक़ी वस्ता के जो मुसलमान ममालिक के सरबराहान हैं, उनका
इस तरीके से चुप रहना और खुलकर सामने नहीं आना और इसके ऊपर खुलकर बात नहीं करना और एक पॉलिसी जैसे OIC मजम्मती बयान तो आए हैं, मजम्मती बयान तो मजम्मती बयानों से क्या होता है, बात यानी पानी यहाँ तक आ चुका है। अब उन्होंने लेबनान में जो जुल्म किया है और जो ये परसों रात को जो हुआ है लेबनान में, अब उसके अलावा और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अंदर वाली बात जो की गई है ब्रीच कि ये जो टारगेट किए जाते हैं और इसमें अंदर के अवामल जो इन्वॉल्व है, वो मेरे ख्याल में कि वो लैप्स इस तरह भी है कि अगर आप के साथ यके बाद दिगरे इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए उसको फिर भी कंट्रोल नहीं किया गया और उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया गया कि ये किस वजह से हुए, तो मेरे ख्याल में कि ये भी एक जो है ना तशवीशनाक बात है। GPS डिवाइस सिम की वो बात है, चिप लगाई जाती है, वो तो डेफिनेटली मैनुअली बाय मैन, मैं वही कह रहा हूं ना कि उसमें कोई बंदा तो इन्वॉल्व है ना, अंदर के लोग इन्वॉल्व है। अब अंदर के लोग जब इन्वॉल्व है इस तरह के, उसको पिंट यानी एक इस्माइल हानिया का जो मसला हुआ है वो आपको पता है ईरान का सबसे जो सेफ सिक्योरिटी जोन है वहां पे हुआ, और उसके बाद ये जो अभी बंकर के अंदर और जो जिस तरीके का एग्जैक्ट पिन पॉइंट उसके ऊपर, मतलब ये सोच से बाहर वाली बातें। इन चीजों का ये मसला जो है ना यहाँ पे रुकने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा और ये आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ईरान ज्यादा अब इस चीज को लेट कर सकता है, क्योंकि ईरान के हवाले से जो इजराइल ने जो वो किए उसको मेरे ख्याल में कि ईरान जवाब देगा, जो मुझे लगता है। अब वो किस नौइयत का होगा और कब होगा और किस तरह होगा उस पे अभी कबल अज वक्त बात कर। जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा अब्दुल्ला। आप ये देखें कि जब हम बात करते हैं जो डिवाइसेस इस्तेमाल की गई, खासतौर पे अभी हमने जो हालिया पेजर वाले वाकयात देखे, मोबाइल फोन फटना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बारूदी मवाद की बात की जाती है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई एकदम से टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं होती है? खासतौर पे अफगान वॉर में हम देखें डेजी कटर बम, क्लस्टर बम, उसके बाद निपॉम हमने वियतनाम वॉर में देखा, उसके बाद आप हेलफायर की बात करें, ये सारे लेजर गाइडेड GPS कंट्रोल्ड और रेडियो बेस्ड जो मिसाइल होते हैं उनका इस्तेमाल नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज पहले लॉन्च कर दिए जाते हैं और इवेंट बाद में होते हैं और उसके बाद ये काम किया जाता है। तो ईरान अब इसकी तैयारी कैसे कर रहा होगा? क्योंकि हाइपरसोनिक बम्स की बात की जाती है कि शायद उनके पास मिसाइल आ गए हैं। क्या बराह रास्त जवाब होगा या यूं ही प्रॉक्सीज के तहत और प्रॉक्सीज के थ्रू ही ये जवाब दिए जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अमेरिका की प्रॉक्सी इजराइल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आलमी दहशतगर्द जो अदालत है, जो ICJ है, उसने इजराइल के खिलाफ एक फैसला दिया हुआ है। उस फैसले के नतीजे के अंदर उसका यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर तकरीर करना, मेरे ख्याल में ये तमाम वहाँ जो शुरका थे उनके लिए जो है वो बायसे शर्म का मुकाम है। और खुद यूनाइटेड नेशन का तो इदारा खत्म हो जाना चाहिए। आपको याद है मेरे वालिद जनरल हमीद गुल ने आपके साथ ही प्रोग्राम में कहा था कि उनको यूनाइटेड नेशन का किरदार जो है वो आगे मुस्तकबिल में नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह से लीग्स ऑफ द नेशन जो है दूसरी जंग अजीम के बाद खत्म हो गई थी, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का अब मेरे ख्याल में खत्म हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पहली बात यह है कि दो जमातें हैं बुनियादी तौर पे, एक हिजबुल्लाह है, एक हमास है। दोनों जो है वो ज़ाहिर जमातें हैं, उनके पास कोई मुल्क की वसाइल नहीं है, उनके पास महदूद वसाइल के साथ जो गुरिल्ला जंग है वही उनके पास ऑप्शन है। जो थोड़ा बहुत उनको मिल जाया करता है उसी पे वो कनात करते हैं और अपनी ये जो एक मेरे ख्याल में एक जिद्दोजहद है जो कि एक बिल्कुल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है, जायज़ है, वो नाजायज़ रियासत के खिलाफ अपना हक जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की जहाँ तक बात है तो ईरान ने इस वक्त में खित्ते के अंदर अपना एक धाक जो है बिठाई है, इराक के साथ, यमन के साथ, सीरिया के साथ, लिबिया के, लबनान के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए हैं। और उनकी आप एक समझें कि एक किस्म की उन्हीं के वहाँ सारा मामला चलते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या ईरान के पास वो तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है? तो जवाब उसका नफी के अंदर है। आप इसलिए ये देखें कि अभी जो मालूमात हासिल हुई, जो कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो लोग पकड़े गए, जिसके अंदर मोसाद के अहम शख्सियात थी, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी, और उनके जो आर्मी के लोग थे और जो अहम उनके एहलकार थे, वो पकड़े गए, जो आज भी उनकी गिरफ्त के अंदर हैं।
और उनकी इंटेरोगेशन के बाद ये नताइज निकले कि कैसे आयरन डोम को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, इसराइल की सिक्योरिटी के जो ब्रीचेज हैं वो कहां कहां से हो सकते हैं। अभी जो हिजबुल्लाह ने हमला किया, अभी जो रिसेंट हमला किया, उसमें 200 किलोमीटर अंदर तक जो है मिसाइल गए, इंस्टॉलेशंस को भी तबाह किया गया। हाँ, जिसका मतलब यह है कि आयरन डोम की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स थे वो ब्रीच हो गए। मैं बहुत कम वक्त है, मैं ये चाहूंगा एक छोटा सा सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए फौरन कि क्या ईरान बराह रास्त अटैक करेगा? ईरान बराह रास्त अटैक नहीं करेगा। उसकी वजह लगता यह है कि उनको प्रॉक्सी ही लड़ना पड़ेगा। वजह यह है कि बराह रास्त अटैक के अंदर उनके लिए मसाइल बन जाएंगे। मैं आखिरी बात करके इसके अंदर आप ये देखें कि अभी जो इराक के अंदर उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था ड्रोन से, और जिसका जो है वो सेहरा उन्होंने अपने सर लिया, उस ड्रोन हमले के अंदर उनके अल-कुद्स ब्रिगेड के जो लोग थे, उनके जो कमांडर थे, उनको शहीद किया गया, टारगेट किया गया। यानी कि ईरान ने ऑलरेडी अपनी फोर्सेस जो है उनको एक्सटर्नल फोर्सेस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा। रास्त जो हमला है वो शायद इस तरह मुमकिन नहीं नजर आ रहा आपको। मैं अजमल वजीर साहब आपसे पूछूंगा आखिरी सवाल कि आप समझते हैं कि बराह रास्त ईरान अटैक कर सकेगा, और अगर उसने किया तो सूरत हाल क्या होगी? देखिए, मेरा अपना जो ख्याल है उसके जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, और ईरान के साथ स्पेशली जो ज़ाहिर हिज़्बुल्लाह के हवाले से हो, या ये जो इस्माइल हानिया के जो शहादत हुई है और जहाँ पे हुई है, तो वो तो ईरान के सेफ उस पे हुआ है। तो कब तक ईरान इसको वो करेगा? मेरे ख्याल में कि ईरान का ठीक है प्रॉक्सी और वो चीज़ें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये जो चीज़ें हो रही है आखिर पे टेक्नोलॉजी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, आप ये समझते हैं? मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान के पास फिर शायद कोई और रास्ता ही नहीं बचे मैं अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टारगेट न करे। अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो इतलात आई हैं वो ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये बात बड़ी अहम है, यानी कि वो पहले गैर महफूज थे। क्या आप समझे इस बात को कि अगर वो गैर महफूज थे तो वो क्यों थे अपने ही मुल्क में? तो महफूज मुकाम पे मुंतकिल करने का मतलब ये है। अब्दुल्ला साहब, एक मूवी है, मैं उसका नाम दूंगा 10 पाई के नाम से, लेकिन उसके मुख्तलिफ जहतें हो सकती हैं। मैं 10 पाई के नाम से एक मूवी है, वो आपने यकीनन देखी होगी, नाजरीन को भी कहूंगा कि वो जरूर देखें, और उसके अंदर किस तरह मोसाद ऑपरेट करती है और किस तरह ब्रीच करके सिक्योरिटीज को, और किस तरह वो अपने रिसोर्सेज डेवलप करती है, उसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं खासतौर पे दोनों मेहमानों का इस सेगमेंट के हवाले से कहूंगा, क्योंकि अगला सेगमेंट है, अजमल वजीर साहब हमारे साथ रहेंगे। अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माशी तज्जियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। खुशामदीद कहते हैं नजीब साहब आपको हम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मिल जाना एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क समझा जा रहा है, बड़ी मुबारकबादें भी दी जा रही हैं, और आप समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से देखा जाए तो कुछ हालात बेहतर होते आपको नजर आएंगे? देखिए, पाकिस्तान को बगैर IMF की सपोर्ट के चलाना किसी सूरत भी एक प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है। इसलिए मैंने तवातर से ये कहा है कि आपको अभी फंड की एंगेजमेंट इसलिए चाहिए कि जो 26 अरब डॉलर पाकिस्तान की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं, इसमें 12.7 अरब डॉलर वापस करना था फ्रेंडली कंट्रीज का, वो मौखर हो गया। 4 अरब डॉलर कमर्शियल वापस करना था, वो मौखर हो गया। तो ये 16 निकाल दीजिए, 10 अरब रह गया। 10 अरब जो है उसमें से कुछ प्रोजेक्ट लोन्स हैं वो नए आ जाएंगे, कुछ कमर्शियल और बोरोइंग हो जाएगी, कुछ बायलैटरल लोन्स आ जाएंगे। अब ये सब तभी मुमकिन हुआ कि आपकी IMF से इंगेजमेंट हुई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है? देखिए, गो बैक 12-14 मंथ्स, आपके 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, आज 10.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। 2-2.25 माह की इंपोर्ट कवर आ गया है। जो अफराते ज़र है, सबसे बढ़ के जो लोगों पे अफेक्ट करती है, उसको अगर आप देखें तो वो कहाँ 38% हाई को टेस्ट कर रही थी मई में। अब हम उम्मीद करते हैं कि 12% के करीब एवरेज करेगी इस साल में। अगर आप इसी तरह देखें, पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो भी संभल गया। सो ऑल इन ऑल एक स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक निज़ाम में आ गई है। ये तो मतलब सस्टेनेबल पॉलिसीज को अगर देखें डॉक्टर साहब, तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम है या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि हम जब भी टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करते हैं तो बेचारा
सनतकार या फिर जो सैलरीड लोग होते हैं उन पे बोझ डाल दिया जाता है। कोई ऐसा सस्टेनेबल प्रोग्राम हमने प्रेजेंट किया है जिसको एक्सेप्ट किया है IMF ने और उसके बाद हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म फिर एक प्लान शुरू हो गया $7 अरब का? तो आपने ये बात बहुत इम्पोर्टेंट रखी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF को अगर अंडरस्टैंड करना है तो समझिए इस तरह से कि आपको एक टाइम और एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है टू डू द रिफॉर्म वर्क जो आप करें। कुछ आप IMF के साथ कर लेंगे जो आप खुद नहीं करते थे। मसलन इस दफ़ा IMF ने कहा है कि आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे आगे बढ़िए। अब ये IMF के कहने पे आप कर रहे हैं, आप पहले कर लेते। IMF ने कहा है कि आप नेशनल फिस्कल पैक्ट कीजिए। ये MOU साइन हुए हैं प्रोविंसेस के साथ। नेशनल फाइनेंस कमीशन अगर पहले कर लेते तो ये ना करना पड़ता। इसी तरह IMF के साथ आपने वादा किया है कि आप किसी तरह जो आपकी टैक्स में आने वाले लोग हैं, जिसमें सबसे बढ़ के आपका रिटेलर और होलसेलर का तबका है, कि आप उसको भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे। ये भी आप पहले कर लेते। इसी तरह प्रॉपर्टी का निज़ाम है। फिर IMF ने आपको कहा कि आप अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखिए। तो आपको रखना ही ये चाहिए सो दैट अगर हमारी इंपोर्ट बहुत बढ़ जाए तो एक्सचेंज रेट मूव करे, ताकि हम पे बोझ ना पड़े ऐसे इंपोर्ट का जो कि नहीं आनी चाहिए। अब ये एक ओवरऑल सिनारियो है। ये एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल गई है। अब आपने स्ट्रक्चरल काम जो एनर्जी के करने हैं, जो री रेगुलेट करना है पाकिस्तान को, जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करने का मतलब ये है कि आपने जो फिस्कल का खसारा है, उदारा मतलब अपनी एक्सपेंडिचर्स को संभालिए। जो आपका काम नहीं है फेडरल का वो ना कीजिए। ओवरहेड्स, ये काम आप करेंगे, अपने ओवरहेड्स को खत्म करें ना। आपके वो इदारे जो कि मुनाफा की जगह आपके लिए लायबिलिटी बन गए उनको खत्म करें। उसके अलावा आपका हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं होता। ये कई मरतबा बहुत सारे लोग पॉलिसीज दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बिजनेस अपने हाथ में रखने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे इदारे हैं जिनकी निजकारी जरूरी है। 87 तो कमर्शियल अदारे ऐसे हैं जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। उनकी तकरीबन 80 सब्सिडरीज हैं। तो एनर्जी सेक्टर पूरा, सुई गैस की दोनों कंपनीज आपके पास हैं, तो तकरीबन पूरा निज़ाम स्टेट के पास है। डिस्कोस, जेनकोस, PIAs, बैंक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन है, इसकी तरफ आगे बढ़ना है। ये काम भी आपको करना है। ज़रूरी नहीं कि आप रिलाई करें IMF पे कि ये IMF आपको पुश करे प्राइवेटाइजेशन के बेंचमार्क्स पे। सो ओवरऑल आपको एक स्पेस मिल गई है, इसको यूज़ कीजिए, ये सारे काम कीजिए। साथ साथ ये भी कहता चलूं कि पाकिस्तान IMF की जो ट्रेडमिल है उससे उतरने के लिए जब तक अपने 3 खसारे, एक फिस्कल। ठीक है खाकान साहब, मैं एक छोटा और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हम आवाम के ऊपर इसके असरात क्या देखेंगे? क्या और मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी? हमने बिजली के बिलों का एक तूफ़ान देखा, बल्कि उसको तो बिजली बम कह दिया गया। तो आप समझते हैं कि और कंडीशंस आम आदमी के लिए होंगी, या फिर वो अशराफिया जो कि स्टेक नेट से बाहर हैं, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है, जिसमें आपने जिक्र किया प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और बहुत सारे और लोग हैं, ज़राअत की बात की, तो वहाँ पे काम किया जाएगा या और बोझ जल जाएगा आवाम पे? तो देखिए, मेरी गुजारिश है कि आई थिंक द बेटर न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इसके जो द वर्स्ट ऑफ द प्राइस पास थ्रू जो हैं, बिजली के हैं, गैस के हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, आई थिंक दे आर ओवर। सो इन्फ्लेशन ओवरऑल टेम हो जाएगी। इससे कुव्वत खरीद कुछ बेहतर होगी। कुछ पाकिस्तान का जो इस वक्त ग्रोथ है, पिछले साल 2.5% के करीब थी, उससे पिछले साल -0.2 थी। अब उम्मीद करते हैं 3% के करीब ये अच्छी खबर है, बढ़ेगी। ठीक है, बहुत ये अच्छी खबर है। और आखिरी बात ज़रूरी मैं कहूँगा कि अवाम को भी ये समझना है कि इस वक्त को हुकूमत के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है, ताकि हम मौके पैदा कर सकें आगे बढ़ने के। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू जारी है। मुल्क के जो माशी हालात है, मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर इकदाम करने की बात की जाती है, लेकिन जो हुकूमत वक्त होती है, जो भी हुकूमत होती है, जब IMF के पास जाती है तो कुछ शराइत के साथ वहाँ से कर्जा लिया जाता है, जो कि बार बार लिया गया और इस मुल्क के अंदर जो अवाम है उसका बोझ जो है अवाम पर पड़ता रहा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ रिफॉर्म्स ऐसी आ रही हैं, कुछ ऐसे मामलात होंगे जिससे कदरे बेहतरी नज़र आएगी। इसी हवाले से हम आगे बढ़ेंगे और हम लेकर आएंगे डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब को, जो कि अमेरिका में हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछने लगा हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और आपने हमें ज्वाइन किया अपनी मसरूफियात में। हम समझते हैं कि आपकी वहाँ पे जो मसरूफियात हैं बहुत ज़्यादा हैं,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم سلسلہ ہے جو IMF کا جو آپ کا پروگرام اپروو ہوا اور امداد آنی شروع بلکہ آ چکی ہے، اور $7 ارب کا جو یہ پروگرام ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے IMF کا پروگرام جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے اس لیے بہت ضروری تھا کہ اگلے کم از کم 4 سالوں میں پاکستان کو ہر سال کوئی 25 سے 26 ارب ڈالر ایکسٹرنل فنانسنگ میں حاصل چاہیے ہوں گے اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ جو ایکسٹرنل فنانسنگ ہے یہ تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ پاکستان IMF پروگرام میں نہ ہو. IMF سے $1 ملے یا IMF سے $7 ارب ملے. IMF کا جو لیٹر آف کمفرٹ ہوتا ہے کہ کوئی ملک IMF کے پروگرام میں ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک اتنا ہی خرچ کرے گا جتنی اس کی آمدنی ہے، اور اس سے اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوتی ہے. اگر کریڈٹ ریٹنگ بہتر نہیں ہوگی تو ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں میں کہ چین اور سعودی عربیہ جیسے دوست ممالک کو بھی پاکستان کو یہ مشورہ دینا پڑا کہ پہلے IMF پروگرام میں جائیں، اس کے بعد وہ پاکستان کی کچھ مدد کر سکیں گے. تو یہ IMF کا لیٹر آف کریڈٹ لینا بہت ضروری تھا، اور اسی لیے اتنا انتظار ہو رہا تھا کہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ بورڈ میں ڈسکس ہو اور پاکستان کو یہ لون جو ہے وہ مل جائے. جی بڑا بر وقت ہوا، اور حکومت اسی حوالے سے کریڈٹ بھی لے رہی ہے تو کریڈٹ بنتا بھی ہے. آگے بات یہ آتی ہے کہ مائکرو اکنامکس جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں یہ دیکھنا ہوگا نا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز خراب کیسے ہوتے ہیں. تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈالرز ہیں، فارن کرنسی کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہو گئے. یا میکرو اکنامک انڈیکیٹر خراب ہوتے ہیں جب ہمارا بجٹری ڈیفیسٹ ہو، خسارہ ہو، ہماری اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تب خراب ہوتے ہیں جب ہم شرح سود کو اور فارن کرنسی کی جو ویلیو ہے اس کو مارکیٹ کے مطابق نہ رکھیں. جب کوئی ملک IMF پروگرام میں ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کا ایک پورا پلان دینا پڑتا ہے. ڈالرز تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹر آف کمفرٹ کے ملنے سے ڈالر آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو بھی قرضہ لینے والا ملک ہے وہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کا انالیسس کرتا ہے کہ ڈیفیسٹ کیوں ہے. اب ہمارے کیس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو بہتر نہیں ہے، اور اس پروگرام کے تحت ہم نے اگلے 3 سالوں میں ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے اس کو 3% تک بڑھانا ہے. اب آج اگر وہ 9-10% ہے تو اس کو 13% پہ لے کے جانا ہے. اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اخراجات اس لیے ضروری ہیں کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہاں پہ خسارہ ہو رہا ہے تو ہمیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا انرجی جو ہے، انرجی میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز یا انرجی سرکلر ڈیٹ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اخراجات زیادہ ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا ہے. پینشن کا اگر کہیں پہ جو تھی وہ انویسٹ نہیں کیا جا رہا تھا، انفنڈڈ تھی، تو اس کے لیے ایک فنڈ بنا دیا گیا، پینشن ریفارمز لے کے آئے گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ IMF کئی پروگرامز میں ہمیں بتا رہا تھا، اور اگر اس پروگرام میں ان چیزوں پہ عمل ہو جاتا ہے تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتے ہیں. پلس شرح سود کا مارکیٹ کے حساب سے رکھا جانا اور ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول نہ کرنا، اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق چلانا. تو یہ ہیں وہ تمام عوامل جو کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر بنائیں. سو لائٹ صاحب، اس میں یہ بھی بات آتی ہے نا کہ دیکھیں یہ تو اکنامکس کے حوالے سے آپ نے مائکرو انڈیکیٹرز کی بات کی اور ان کی بہتری کے حوالے سے بھی آپ بات کریں، لیکن جو عام آدمی ہے اس پہ اس کے مثبت یا منفی اثرات جو پڑیں گے، IMF کی کڑوی گولی کہا جاتا ہے کھائی جا رہی ہے، وہ کیسے نظر آئیں گے اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جی کڑوی گولی ہے؟ میں آپ کس بات سے متفق ہوں کہ IMF کے پروگرام پہ عمل کرنا کسی بھی منتخب حکومت کے لیے اتنا ہی پینفل ہوتا ہے جتنا کہ شہریوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت نے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ دوبارہ ووٹ لینے عوام کے پاس جانا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو باریک بینی سے دیکھیں تو IMF کا پروگرام نہ ہو تو پھر ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا. یعنی اس وقت پاکستان جس سچویشن میں ہے اس میں اگر IMF کا پروگرام نہ ملتا تو جو ایک فوری طور پہ اس کا رد عمل ہوتا
या फौरी तौर पे जो असर पड़ना था वो हमारे रुपए की कदर पे पड़ना था। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होंगे तो जो पहला इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, और अगर रुपए की कदर गिरती है तो एनर्जी समेत हर चीज़ जो है वो महंगी होगी, जो कि एक बराह रास्त नुकसान पहुंचता है जिससे आम शहरियों को। और दूसरा ये कि अगर अल्लाह ना करे ये मज़ीद डिले हो जाए, जैसा कि पिछले साल हमने देखा था मई 2023 में खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की कोई सिचुएशन बन जाए, तो डिफ़ॉल्ट में तो फिर पाकिस्तान की जो मुआशी पहिया है वो बिल्कुल जैम हो जाएगा। और उससे आप सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता वो सिचुएशन आए तो वो कितनी भयानक सूरत हाल होगी शहरियों के लिए। तो गो कि ये एक IMF के पे प्रोग्राम पे अमल करते हुए जो रिफॉर्म्स लानी है वो एक मुश्किल काम है, लेकिन इसका ना होना जो है वो कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होगा। जी बिल्कुल। अजमल साहब, अवाम की जो एक राय होती है, एक तासुर है, वो बात आप करते हैं ना अक्सर कि विचो विचो खाए जो उत्तो शोर मचाई जो, कि जी लुटेरे सियासतदान ये जमातें ये मुल्क को खा जाते हैं और कर्जा उतारने के लिए अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। किस हद तक ये मामलात आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये नाजुक मोड़ हम बचपन से सुनते आए और आज तक ये नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं हुआ, आप समझते हैं कि इसमें सियासी बुनियादों पर हमें मिल बैठकर इन मामलात को हल करने के लिए सारी सियासी जमातों को किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, एक पॉलिसी के ऊपर मुत्तफिक होना ज़रूरी है? देखिए आसिम, हम जहाँ तक ये बात है कि IMF का जो इस वक्त ये जो हमारा वो पास हुआ है, जो हमें अभी पैसे मिलना शुरू हो गए, ये तो खुशाइन बात है। बट मैं इसको जो दूसरी बात है उसकी वो ये है कि ये तो ऐसा है कि एक बीमार की आप सर्जरी कर रहे हो और उसको आपने ऑक्सीजन लगा दिया। अब ऑक्सीजन आपने लगाया हुआ है उस बीमार को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है जी। अब अगर आपने बीमार को ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया तो बीमार तो ठीक नहीं होगा, तो कब तक आप ऑक्सीजन पे चलाओगे? इलाज या सर्जरी ज़रूरी है? तो सर्जरी ज़रूरी है, और सर्जरी के लिए आपने एक टाइम पीरियड के लिए वो ऑक्सीजन पे उसको रखा हुआ है या उसको बेहोशी की हालत में रखा है, और उसके बाद जैसे उसकी ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है वो नॉर्मल आ जाता है। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे वो वाला है कि हमारा ये जो बीमार है, ये जो हमारी माशी सूरत हाल है, उसको हम IMF के थ्रू ये तो प्रोग्राम हो जाते हैं और आवाम के ऊपर जो बोझ आना होता है वो भी आ जाता है। अरे भाई, मेरा जो इस वक्त मकसद है ना आपसे बात पूछने का वो ये है कि देखिए ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो आवाम के भी सामने हैं, माशी मारीन के भी सामने हैं। क्या इसका इलाज सियासी बुनियादों पर मुमकिन है? यानी यकसुई अवामी मसाइल के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से सियासी जमातों में हो सकेगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आसिफ देखिए, सियासी जो सूरत हाल आपको आज नज़र आ रही है, क्या आपको कहीं से ये लग रहा है कि इतने जो बड़े बड़े फैसले हैं, क्या ये मौजूदा लोग वो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी तैयार है? आप ये छोड़ दें कि मफादात के लिए तैयार है, आपका कुर्सी के लिए तैयार है, ठीक है कि कुर्सी के बखरे होने जा रहे होते हो कि ये आपका ये मेरा, उसके लिए तो देखे आप देखे साहब, ठीक है, अपने हिसाब से अपने चीज़ों को लेना है। मैं आबिद साहब आपकी तरफ आऊँगा, और बात आती है कि हर बार दावा किया जाता है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, कभी कशकोल तोड़ने के भी दावे थे, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप समझते हैं कि क्या वाकई ये आखिरी प्रोग्राम है? हमें मजीद कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें उतारना भी है, सिर्फ लेने की बात नहीं, खुशखबरियां तो दी जा रही हैं। ये डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है वो कितनी मुखलसी से इस प्रोग्राम पे अमल दरामद होती है। पाकिस्तान का बड़ा मसला ही यही रहा है कि मुख्तलिफ हुकूमतें IMF में जाती रहीं, एक आध ट्रांच लेने के बाद चूँकि IMF जो नुस्खा देता है वो इतना मुश्किल होता है हुकूमत के लिए उस पर अमल दरामद करना कि हुकूमत उस पर अमल दरामद बंद करती है और प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता रहा है। इस दफ़ा भी अब ये वज़ीर ख़ज़ाना का और वज़ीर आज़म का इम्तहान होगा। अगर इस प्रोग्राम में जो चीज़ें पाकिस्तान ने कमिट की हैं, जो इस्लाहात लानी हैं, अगर वो वाक़तन लाई जाती हैं, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स वाक़तन बेहतर हो जाते हैं, तो भी ये शायद आखिरी प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। अभी हमें अगले 5 सालों में हर साल
जैसा कि मैंने कहा कि 25 से 26 अरब डॉलर का बंदोबस्त करना है, तो शायद एक प्रोग्राम और लेना पड़े। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ दिया जाता है या इस पे जो इस्लाहात जो हमने कमिट की हैं उन पे काम नहीं होता, तो फिर ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो कि चलता रहेगा। सो इस बात का दारोमदार कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, ये इस पे इम्प्लीमेंट करने पे है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, मईशत की बेहतरी के लिए IMF की मईशत के हवाले से जो कंडीशंस मिलती हैं ना, उसको मईशत की बेहतरी के लिए जो कंडीशंस हम पेश करते हैं, आप समझते हैं कि एक तो ये कंडीशंस और दूसरा जो इसमें बिगाड़ था जिसकी वजह से हमें बार बार जाना पड़ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं और जिम्मेदार कौन है? बदकिस्मती से IMF प्रोग्राम जो हैं वो हर दौर में सियासत की नज़र हुए हैं और हमारी तमाम सियासी जमातें जब वो हिज़्ब इख्तलाफ में होती हैं तो वो IMF प्रोग्राम की भरपूर मुखालफत करती हैं। जब वो हिज़्ब इक़्तिदार में आती हैं तो वो IMF का प्रोग्राम हासिल करने के लिए ना सिर्फ तगदो करती हैं बल्कि उसको पूरा करने की कोशिश कर रही होती हैं। अब भी जो IMF का प्रोग्राम आएगा, ज़ाहिर है कि अपोजिशन इसकी मुखालफत करेगी जो पार्टीज़ अपोजिशन में हैं। अगर उनके पास कोई अल्टरनेटिव है IMF प्रोग्राम में जाए बगैर इकॉनमी को बेहतर करने का, या उनके पास कुछ ऐसा सलूशन है जिससे आवाम की ज़िंदगी आसान की जा सकती है IMF प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर, तो उनको वो पार्ट ऑफ सलूशन बनते हुए वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए मेरा ख्याल। और ये मैं जब PTI की हुकूमत थी तब PMLN और पीपल्स पार्टी को ये मशवरा देता होता था और अब मैं PTI को और JUI को ये मशवरा दे रहा हूँगा कि अगर IMF में जाना ही हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक ही सलूशन है कि IMF के पास जाना है, तो फिर हमें एक कोशिश कर लेनी चाहिए कि कम से कम एक प्रोग्राम जो है उसको कामयाबी से मुकम्मल कर लें। अगर एक प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए तो हो सकता है कि हमें बार बार IMF के पास ना जाना पड़े, तो इस पे सियासत से हमें गुरेज करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अमेरिका से हमारे साथ डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI। और नाज़रीन इकराम, अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पे मौजूदा सियासी हालात और ख़ास तौर पे तरमीम की बात और सीटें कितनी किसको मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कशमकश, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। हम लेते वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे जो मेहमान हैं अजमल वज़ीर साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला अदालती एक जिसे कह सकते हैं ना कि वो जिक्सी पज़ल या वो मामा जिसको हल करने के लिए जजेस के दरमियान भी हमने देखा कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। हम तज़ाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ आरा के बावजूद हमने देखा कि मेजॉरिटी जो जजेस का फ़ैसला था जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो जारी हो चुका है, और उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो इंदिया दिया जा रहा है और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत तलब की गई है, नज़र ये आता है कि ये गुत्थी इतनी जल्दी सुलझाई नहीं जा सकेगी। अजमल साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी मेहरबानी। कैसे देखते हैं इस वक्त जो मामला है, और पूरी कौम को जिसे कहते हैं ना कि दूसरे अल्फाज में ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगा हुआ देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये मामला कहाँ जाता नज़र आ रहा है आपको? देखिए हासिम, मेरे ख्याल में कि आप ये पहली दफ़ा तो नहीं हुई ये सब कुछ हो रहा। आप जितने भी ये काफ़ी अरसे से फ़ैसले उठा कर देख लें, जब ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ दी गई और उसके बाद पंजाब असेंबली तोड़ दी गई, तो उस वक्त भी तो इलेक्शन कोई टाइम पे तो नहीं हुआ जो 90 डेज़ का टाइम था। चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ था। तो ये कोई पहली दफ़ा हो नहीं रहा, पहले भी ऐसा हो चुका है। अब मसला ये है कि जहाँ पे ये सारे मसले इतने ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं और आए रोज़, यानी कि अगर आप ये देख लें कि जजेस के हवाले से जो हमारी मीडिया पे या जो चीज़ें जो ओपनली डिस्कस हो रही है और फिर जो सूरत हाल बनी हुई है जिसमें एक तकसीम का एक वो दिया जा रहा है, वाज़ेह इशारा नज़र आ रहा है, वाज़ेह इशारा आपके सामने है, तो उस सूरत हाल में अवाम और पाकिस्तानी कौम सब एक ऐसे तज़ब्ज़ुब के शिकार है कि ये समझ आप कोई प्रेडिक्शन या कोई तज्ज़िया या कोई चीज़
आप नहीं कह सकते कि आज जो कुछ हो रहा है कल क्या होगा। हालांकि पहले आपको ये समझ आ रही होती थी, चीज़ों में इतनी स्टेबिलिटी ज़रूर होती थी, लेकिन आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं वहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा कि कल या कल के बाद आने वाले कल में क्या होगा। सो इस हवाले से सूरत हाल आपके सामने है और मेरे भी सामने है। लेकिन अजमल साहब, बात ये आती है कि मौलाना साहब का इस वक्त वेट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनके जो नंबर हैं और उनको हासिल करने के लिए तकदो की जा रही है। उनकी तरफ से बयान बार बार ये आ रहे हैं कि मैं अपोजिशन के साथ खड़ा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल बात की और एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर वो कहते हैं कि जी नंबर गेम पूरे हो जाएंगे। कभी कहते हैं कि मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है, कभी कहते हैं उसके बगैर। बहुत सारे उनके नून लीग के रहनुमा जो हैं वो कहते हैं जी हमारे नंबर गेम पूरा हो चुका है, कोशिश करके देख ली उन्होंने, लेकिन उस पर फिर उनको सुटकी का सामना करना पड़ा। देखिए, जब ये तरमीम का जो मसला जिस तरह हुआ था और जो हमारे सामने सारी चीज़ें आ चुकी है, उसमें तो पहली बात ये कि हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और हुकूमत के साथ जो उनके कोलिशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, इस पे जो होमवर्क था इस इतने अहम आईनी अमेंडमेंट के हवाले से, वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आया। और आखिरी रात तक, आखिरी दिन तक ये नज़र आ रहा था कि जी आनिया जानिया लगी हुई थी, लेकिन किसी के पास ना मसौदा था। अभी भी आप देख लें, कोई कहता है कि जी मेरे पास तो मसौदा आया नहीं है। अगर हुकूमत के अंदर अरकान जो थे उनको भी कोई समझ नहीं आ रही थी। तो उस पे मेरे ख्याल में कि जो होम वर्क होना चाहिए था, अगर ऐसी आईनी तरमीम और इस लेवल पे आ रही है तो उसके लिए पहले होम वर्क होना चाहिए था। और ये कोई आसिफ, ये कोई हुकूमत के लिए नई बात नहीं थी। ये पिछले कई महीनों से, जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से ये बात चल रही थी कि एक आईनी अमेंडमेंट आएगी। और उस आईनी अमेंडमेंट के लिए अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी अगर आने की और इनकी जो, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करूं तो उनकी यही थी कि ये जो आईनी अमेंडमेंट है ये करनी है। तो अब आईनी अमेंडमेंट के हवाले से इन्होंने होमवर्क किया नहीं था और उसमें यह हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो बातें उन्होंने खुद की है कि मुझे तो आखिरी रात, यानी कल इलेक्शन हो रहा है और आखिरी रात 2 बजे मुझे एक ब्लैक लिफाफे में या उसमें एक तेले में एक वो मिलता है और वो फिर मैं पढ़ता हूँ और उसमें ये। लेकिन जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब जो कुल होता है ना, कुल उस पर राज़ी है जो मुझे लग रहा है। कुछ चीज़ें लेकिन उसमें से हैं। जुज़वियात जो है, जुज़वियात पे उसकी बातचीत जारी है। एक बहुत बड़ी बात है कि लेकिन आप समझते हैं कि उसमें जुज़वियात में गिव एंड टेक भी है। जुज़वियात का माना ये है कि इसी आईनी अमेंडमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट्स है उसमें जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिस पे कोई गिव एंड टेक ज़रूर होगा जो इस आईनी अमेंडमेंट में। लेकिन एक बात और जो कि बड़ा एक कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के मौलाना फजल रहमान साहब का जो इत्तेहाद है, वो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में गालिबन मैं पहले भी कह चुका था कि मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, गैर फितरी नज़र आ रहा है। उसकी वजूहात ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जुमात को जो शिकस्त हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो तो पीटीआई की वजह से हुई है। उनका मुकाबला जो था वो पीटीआई के साथ था। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मौलाना फजल रहमान साहब के, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब का जो एक जेन्युइन जो मसला जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जी DA खान उसका घर है जहाँ से मैंने आपको मौलाना साहब के बड़े क्लोज देखा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका इलाका, आपके ताल्लुकात, आपकी तमाम चीज़ें, मतलब उनके साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और अभी भी है। आप ये बताइए कि मामला किस जगह पे रुकेगा, खबर क्या है? आप समझते हैं कि जो क्लेम किया जा रहा है कि डील हो गई है, यानी कि मामला तय हो गया, नंबर गेम पूरी है, वो हो जाएगी? आसिम, जहाँ तक बात है कि जी आईनी तरमीम, तो मेरे ख्याल में कि आईनी तरमीम तो होने जा रही है। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मेरा चूँकि आपने खुद कहा तो मेरा कोई इस वक्त पॉलिटिकल, शायद खान अब्बासी साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह गए कि आईन तरमीम हो जाएगी। क्योंकि सियासी जुमात से मेरा ताल्लुक है नहीं, तो मैं जो चीज़ें सियासी तालिब इल्म देख रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट होनी है। अब अमेंडमेंट के लिए आगे सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ फैसले आने हैं, जो अगले हफ्ते से कोई चीज़ें हैं,
उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि जैसे 63A की जो बेंच मेरे ख्याल बन गया है और उस हवाले से जो फैसला आना होगा, एक तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की है, मैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं। देखिए, एक तरफ अगर PTI के हवाले से उसके मसले हैं, मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट से उनके मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ा है वो जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का। दूसरी तरफ जो हुकूमती लोग हैं यानी पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी उस बंदे को चॉइस किया जो भी मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता है या उसी की कंस्टिट्यूएंसी से या उसी इलाके से, उसको गवर्नर बना दिया। तो मेरे ख्याल में चाहे PTI वाले हो चाहे हुकूमत वाले हो, तो दोनों ने मौलाना साहब के साथ कुछ जो सियासी तौर पे कुछ चीजें ऐसी कोई चीजें नहीं कोई ऐसे ये तो मुस्बत काम तो नहीं किया। महारत पे आती है कि सियासी बसीरत को अब वो ज़ाहिर है ऐसा काम रखा हुआ है वो ज़ाहिर है, वो अब उन चीज़ों का तो चुन के बदले लेगा। ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है हो जाएगी अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट का मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वजीर साहब, आप हमारे साथ रहे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो कुछ आपने हमारे मेहमान शुका की आरा को सुना और देखा, उसके मुताबिक आप फैसला कर सकेंगे और आइंदा आने वाले हालात का जो तज्जिया है या जायज़ा है वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त।